दोस्तों, मैं राजेश कुमार। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एसएसटी के विषयों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी के साथ एसएसटी के विषय इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के 6 से लेकर 10 तक के पाठ्य पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 में से इतिहास का पहला पाठ हमारा अतीत 1। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अतीत का मतलब क्या होता है। अतीत क्या है? अतीत को अगर सिंपल अंग्रेजी शब्द में अगर हम अनुवाद करते हैं तो अतीत का मतलब होता है पास्ट। हमारा पास्ट जो बीता हुआ कल है उसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी पाठ्य को पढ़ने के पहले उसके उद्देश्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मज़ा आएगा पाठ को पढ़ने में। आप कभी भी बोरियत फील नहीं करोगे। तो अतीत क्या है? अतीत के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? तो अतीत हमें ये बताती है कि मनुष्यों की प्रगति को, मनुष्य की जो प्रगति हुई है, जो आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, आज तमाम सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, ये हमारे झोली में ऐसे ही नहीं आ गई। इसके पीछे मनुष्यों की तमाम संघर्ष शामिल है। मनुष्यों के द्वारा किए गए तमाम प्रयास, संघर्ष जो भी है, आज भी हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अगर हम उदाहरण से समझना चाहें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आग की खोज किस प्रकार मनुष्यों को आज भी प्रभावित कर रही है, इसके बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये खोज अगर ना होती तो मनुष्य का जीवन कुछ और ही होता है। इसी तरह से तमाम चीज़ें, जैसे कृषि का विकास, पशुपालन का विकास, कला के क्षेत्र में विकास, संगीत के क्षेत्र में विकास, ये सब तमाम जो चीज़ें आज हम आधुनिक युग में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अतीत में इसकी खोज हुई और इसके पीछे मनुष्यों का काफ़ी संघर्ष है। आज उनके प्रयासों से ही आज मनुष्यों का जीवन आज भी निर्भर करता है। चलिए हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ ज़रूरी बातें। ये कुछ ज़रूरी बातें का जो टाइटल है वो ये बताती है कि इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठिन शब्द में से आते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको समझने से आप जो इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स इसको बोलते हैं, जैसे पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस पूरे पाठ को मैंने प्रश्न उत्तर में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, अपना नोटबुक भी बना सकते हैं। बिल्कुल 6 CBSE सिलेबस के अनुसार ही है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कंपटीशन लेवल के तहत भी इस चैप्टर को मैं कन्वर्ट करके आपको पढ़ाऊँगा। इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं CBSE बुक्स, NCERT बुक्स से प्रश्न आते हैं, जो काफ़ी बहुत ही ज़रूरी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविद से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो पुरानी वस्तुओं को अध्ययन करते हैं। मतलब जो अतीत यानी पास्ट में जो चीज़ें पाई गई, आज जो खुदाई करके पाई गई, जो पास्ट में जो यूज होती थी, उसका अध्ययन करने वाले लोग को पुरातत्वविद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार से आप क्या समझते हैं। तो स्वाभाविक है, इतिहासकार जो इतिहास के बारे में बताए, यानी इतिहास अतीत का जो अध्ययन करता है और
हमारे सामने घटित इतिहास जो भी आज हम जानते हैं, कहीं न कहीं इन इतिहासकारों की ही देन है, जो हमारे सामने पुरानी बातों को बताएं, पुरानी कलाओं को बताएं, शासकों के बारे में बताएं, उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों के बारे में बताएं, कला के बारे में बताएं, निर्माण कला के बारे में बताएं। तो ये इतिहासकारों का ही देन है जो अतीत का अध्ययन करके हमारे सामने लाते हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी जो अतीत में घटित हुई है उसके बारे में हमें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, ये टाइटल है। इस टाइटल के द्वारा हम ये जानेंगे कि अतीत के बारे में कैसे हम जानकारी ले सकते हैं। तो मुख्यतः इस पाठ में दो बातें हैं अतीत के बारे में जानने के लिए। पहला है पांडुलिपि, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है। पांडुलिपि के बारे में अगले पेज में हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसको समझने के लिए छोटा सा टर्म रखा है। पांडुलिपि का मतलब क्या है? पांडुलिपि जो मैन्युस्क्रिप्ट इसका अंग्रेजी अनुवाद है, उस मैनु में से मैनु जो है उसका मतलब होता है हाथ, हैंड, यानी हाथ से जो पुस्तक लिखी गई है उससे ही हम पांडुलिपि कहते हैं। इसमें अतीत के बारे में जानकारी हमें मिलती है, इसके बारे में आपको आगे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख किसी भी धातु अथवा चट्टान, कठोर सरफेस होना चाहिए। जो कठोर सरफेस है, पत्थर है या कोई मेटल की चीज़ें हैं, उसके ऊपर किसी विशेष औजार से खुरेद कर लिखी गई सूचनाएं, लिखी गई आदेशें को ही हम अभिलेख कहते हैं। अतीत के बारे में जानकारी ये दो प्रमुख हैं, लेकिन इनके अलावा भी अतीत के बारे में हम और भी जरिए से जान सकते हैं, जैसे पत्थर और ईंट की बनी इमारत, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, पुराने बर्तन, आभूषण, सिक्का इत्यादि से भी अतीत के बारे में हम जाना जा सकता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं कि सिक्का से हम कैसे जानेंगे अतीत के बारे में। तो सिक्का एक महत्वपूर्ण पहलू है अतीत के बारे में जानने के लिए। ये हमें दो तीन चीज़ें बताती है, जैसे जिस युग में, जिस काल में, जिस राजा के शासन में ये सिक्का चला होगा, उस राजा के शासन काल की कला के बारे में पता चल सकता है। उस शासन काल में, उस युग में, उस वंश में धातुओं के प्रयोग के बारे में पता चल सकता है कि उस वक्त कौन सी धातु मुख्यतः खोजी गई थी या कौन सी धातु प्रचलित थी। कला कैसा था, जिससे आपको आगे इतिहास में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के समय में जो सिक्का चलाया गया था, उसमें समुद्रगुप्त जो है अपनी तस्वीर, अपना पिक्चर, फोटो जो है वीणा बजाते हुए उस सिक्के में गुदवाया था, जिससे इतिहासकारों ने ये पता लगाया कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी राजा था। उसी तरह से पत्थर और ईंट की बनी इमारतें का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अतीत के बारे में हम उससे क्या जानेंगे। तो ये पत्थर और इमारत जो है हमें उस वक्त की कलाओं के बारे में बताते हैं। बर्तन हमें बताते हैं धातु की खोज के बारे में। उस पर अगर किसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है तो उस वक्त की कला के बारे में हम जान सकते हैं। आभूषण, आभूषण देखेंगे तो आभूषण का एक सीक्वेंस है। शुरू के आभूषणें आपको बाद के आभूषणों से काफ़ी अलग मिलेगी, क्योंकि शुरू के आभूषण में धातुओं की खोज नहीं हुई थी, बाद के आभूषणों में धातुओं की खोज हो चुकी थी। तो आपको हर एक काल में आभूषण की जो धातुएं हैं वो अलग है, तो इसका मतलब उनकी डिज़ाइन अलग है। तो इस वक्त मतलब कला का जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ा है, इसलिए आपको हर एक काल में, हर एक वंशों में आपको इसकी अलग अलग वैरायटी मिल सकती है। तो
हम जानेंगे कि कला का डेवलपमेंट किस तरीके से पास्ट में हुआ। अतीत के बारे में जानने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे जानवर, मछली या चिड़ियों की हड्डियों के बारे में। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था जो मनुष्यों के साथ था। जानवरों की मान्यताएं भी थी, बहुत सारे जानवरों को मनुष्य के कब्रों में भी दफनाई गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि कौन से जानवर को वो ज़्यादा प्यार करते थे, खाने पीने की कौन से जानवर प्रचलित थे, दूध के लिए कौन से जानवर महत्वपूर्ण थे उनके लिए, शिकार के लिए कौन से जानवर वो चुनते थे, उनकी हड्डियों को किस तरह से वो इस्तेमाल करते थे शिकार में। उसी तरह से इनके अलावा भी जैसे जले हुए अन्न के दाने, आप हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे तो आप जले हुए अन्न के दाने से इतिहासकारों ने पता लगाया था कि वो उस वक्त के लोग कौन से अनाज खाते थे और उगाते थे। उसी तरह से लकड़ी के टुकड़े और कपड़े से भी हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, दूसरा पेज की टाइटल है। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले के पेज में बताया था कि पांडुलिपि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये पेज पांडुलिपि के बारे में विस्तृत जानकारी देगा, जो कंपटीशन के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पांडुलिपि क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने पहले भी बताया था कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन दोस्तों पहले इस तरह से आज जो हमारे पास नोटबुक हैं, पेज हैं, पेन है, पेंसिल है, उस तरीके से पहले लोगों के पास नहीं थी। तो वो किसी विशेष तरह के पेड़ की छालों का उपयोग करते थे लिखने के लिए। वो पेड़ जो उसका नाम है वो है बुर्ज, और ये पेड़ पाया जाता है हिमालय के क्षेत्रों में, आवाज़ भी मिलता है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम भोजपत्र भी कहते हैं, ताड़पत्र भी कहते हैं। आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके पिक्चर भी एनसीईआरटी बुक में भोजपत्र और ताड़पत्र का फोटो भी दिया हुआ है। तो सवाल ये है, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या अभी भी है वो? हाँ दोस्तों, अभी भी वो संरक्षित है। कहाँ मिलेंगे? तो पांडुलिपि, अगला प्रश्न है, पांडुलिपि कहाँ कहाँ पाई जाती है या जा सकती है? तो अभी भी आप पुराने मंदिर जाएंगे या बौद्ध विहार जाएंगे तो उस वक्त जो लिखी गई थी वहाँ पर मंदिरों और बौद्ध विहारों में संरक्षित किया हुआ है, जो उस वक्त के राजा महाराजा और सामाजिक और आर्थिक चीज़ों के बारे में लिखी हुई थी, धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखी हुई थी। आज मंदिरों और मस्जिदों में मंदिरों और बौद्ध विहारों में भी आपको मिल जाएंगे। अगला है, पांडुलिपि में क्या लिखी जाती थी? तो अभी मैं आपको बताया था कि उस वक्त के राजा महाराजाओं के बारे में, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर विस्तृत चर्चा करूँगा कि इन पुस्तकों में उस वक्त की धार्मिक मान्यता, यानी धार्मिक मान्यता का मतलब होता है कि किस तरह से लोग धर्म को मानते थे, धर्म को किस तरह से वो सोचते थे, धर्म के बारे में कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से देवी देवता उनके लिए ज़्यादा महत्व रखते थे। कहीं कहीं पर प्राकृतिक पूजा होती थी, कहीं कहीं पर इंद्र की पूजा, सोम की पूजा। तो धर्म के बारे में उनकी दृष्टिकोण क्या थी, उनके बारे में पांडुलिपि में लिखी जाती थी। मंदिरों के बारे में, बौद्ध विहारों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो अगला है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार का मतलब होता है कि लोग समाज में किस तरह से अपने जीवन जीते थे। वर्ण व्यवस्था क्या थी, समाज के लोग एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे, वो किस तरह से समाज के एक अटूट बंधन में बंधे थे। तो इस सब की जानकारी आपको वहाँ पर पांडुलिपि में लिखी जाती थी, जो वहाँ पर मिलती है। राजा के जीवन, यानी राजा के जीवन काल, पहले के राजा महाराजा अपने दरबार में एक इतिहासकार को रखते थे, विशेषकर उनकी चीज़ों के बारे में लिखने के लिए, कि किस तरह से उनकी शासन थी, उनकी नीतियाँ थी, वो किस तरह से अर्थव्यवस्था को चलाते थे, अपने राज्य को, शासन को चलाते थे, प्रजा के प्रति उनकी दृष्टिकोण क्या थी, वर्ण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण क्या थी, धर्म के बारे में क्या सोचते थे, मंदिरों के बारे में क्या सोचते थे, दूसरे धर्म के बारे में क्या सोचते थे, और विशेषकर उनके युद्धों के बारे में और विजय गाथाओं के बारे में पांडुलिपि में
लिखी जाती थी। वो वहाँ पर ये बताते थे वो किस तरह से अपने शौर्य और अपने ताकत के बल पे दूसरे राजाओं को किस तरह से वो हरा कर उनके राज्य को लेकर वहाँ पर शासन करते थे। ये शौर्य गाथाएं जो है पांडुलिपि में लिखी जाती थी। इसके अलावा भी औषधियाँ, जो उस वक्त दवाइयाँ, जिसको हम बोल भी सकते हैं दवाई, कौन से रोग के लिए कौन सी औषधियाँ, कौन से पेड़, कौन से पत्ते, कौन से जड़ें उपयोग में लाई जाती थी, वो सारी जानकारियाँ जो है औषधियों की पांडुलिपि में लिखी जाती थी। विज्ञान, महाकाव्य, कविता, नाटक, ये सब सारी जानकारियाँ उस वक्त की पांडुलिपि में लिखी जाती थी। इसकी पीछे एक विशेष कारण यह थे कि आजकल जिस तरह से हम नोटबुक हमारे को मार्केट में इजी में अवेलेबल मिल जाता है, उस तरह से चीज़ें नहीं थी। तो लिखने का कोई साधन तो होनी चाहिए, तो उन्होंने एक पांडुलिपि जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल है उस पर उन्होंने इसकी खोज की और वहाँ पर लिखने की व्यवस्था कायम रखी। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि किस भाषा में लिखी जाती थी? ये महत्वपूर्ण है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। दोस्तों, उस वक्त की भाषाएं जो आम लोगों की थी, आम लोगों की जो बोलचाल की भाषाएं थी, वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में ही होती थी और उसमें ही जो भी तरह के काव्य, महाकाव्य, ये सब नाटक लिखी जाती थी इन्हीं भाषाओं में। तो स्वाभाविक है कि पांडुलिपि भी इन्हीं भाषाओं में लिखी गई थी। मैंने अगला पॉइंट में बताया भी है कि प्राकृत भाषा उस वक्त की आम लोगों की भाषा थी। आम लोगों की भाषा का मतलब आम बोलचाल की भाषाएं। जिस तरह से आज हम अपने सोसाइटी में जिस तरह से भाषाएं यूज़ करते हैं, हिंदी, गुजराती, कोई भी तरह के रीजनल वाइज जो हम भाषाएं यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा, उस वक्त की जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अभिलेख क्या होता है। मैंने आपको पिछले वाले पेज में भी बताया था कि अभिलेख क्या होता है। इसमें आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे दोस्तों। धातु और कठोर सतह पर लिखी गई विशेष औजारों से खुदाई करके कुछ सूचनाएं, जो सूचनाएं राजा और महाराजाओं के द्वारा दी जाती थी अपने राज्यों के लोगों के लिए, अपने राज्यों में आने वाले नए लोगों के लिए, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख आज भी हमारे बहुत सारे अभिलेख हैं जो भारत में कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। जैसे आप अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे तो अशोक की कई अभिलेखें जो है भारत में कई जगह पे हैं जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार किया। उन अभिलेख मैन्युस्क्रिप्ट से ज़्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कुछ समय तक ठीक है रहता है, लेकिन बाद में है तो पेड़ की छाल ही, जिसके कारण वो खराब भी होने लगते हैं और उसे स्टोर करना, उसे संरक्षित करना काफ़ी वहाँ पर मुश्किल होता था। तो अभिलेख जो है वो पत्थर और किसी धातु के ऊपर लिखी जाती थी, तो ये लंबे समय तक ये चलता है और आज भी अशोक काल के आज भी अभिलेख कहीं कहीं पर हमें मिल जाते हैं। तो अभिलेख क्यों इम्पोर्टेंट, तो मैंने आपको समझा दिया कि अभिलेख में किसी तरह से खराब होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती थी, इसीलिए अभिलेख के प्रचलन ज़्यादा किया गया। कई राजाओं ने इनका प्रचलन ज़्यादा किया। अभिलेख में ऐसे क्या चीज़ें होती थी जो अभिलेख लिखा जाता था? तो मैन्युस्क्रिप्ट के जैसा ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट विस्तृत जानकारियाँ वहाँ लिखी जाती थी और अभिलेख में मैसेज, जनरली राजाओं का मैसेज लिखा जाता था जो राज्य की सीमाओं में लगाया जाता था। ये विशेषकर ये आम जनताओं के लिए होता था या आगंतुक के लिए होता था, जो मेहमान जो बाहर के राज्यों से जो आते थे उनके लिए भी होता था। इन अभिलेखों में शासकों का आदेश होता था कि शासक अगर कोई आदेश दिए अपने जनता के लिए तो उन्हें कैसे आम लोगों तक पहुंचाए, तो अभिलेख में लिखवा कर वो राज्य के विभिन्न जगहों पे जाके गड़वा देते थे, पत्थरों पर या मेटल जो भी धातु उस वक्त होती थी उसके ऊपर। शासकों का कार्य और काज, युद्धों का वर्णन, अशासकों की जीत, ये सब सारे अभिलेख। आगे और भी कारणों से अभिलेख लिखी गई, जैसे धर्म प्रचार के लिए भी अभिलेख कई जगह लिखी गई है। शासकों की जीत, शासकों का कार्य आपको कई दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर वो
अपने कार्य और राजकाज के बारे में, खूब सारी शौर्य गाथाओं के बारे में उन्होंने लिखवा कर रखा था, जो आज भी देखने को हमें मिलती है। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इस पीपीटी का फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप इस वीडियो में जो भी कमी है उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाले दिनों में मैं और भी इसके रिलेटेड वीडियो डालूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।